Hello students, so I am your course coordinator. In this video, we are going to discuss about the course overview of BVOC in Patient Care Management, right? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक ओवरव्यू BVOC in Patient Care Management के बारे में. So, let's see that what are the objectives of our today's session. आज की सेशन के हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे what is BVOC in patient care management. patient care management in BVOC in patient care management क्या होता है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इस कोर्स को करने के, राइट? What will be you are going to learn in this course. आप क्या इस कोर्स में लर्न करेंगे, ठीक है? BVOC इन PCM करने के बाद क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जिनको आपको अडेयर करना होता है. एंड एट लास्ट वी विल डिस्कस दैट व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल आफ्टर BVOC इन पेशेंट केयर मैनेजमेंट. Alright, so let's move on that what is BVOC in patient care management. So students, अगर मैं बात करूं BVOC in patient care management की, so bachelor's of vocational in patient care management 3 years का डिग्री प्रोग्राम है, right? This is a regular degree program in which you have to learn more skill, जिसमें आपको ज्यादा स्किल सीखने होते हैं, राइट? जो गोल होता है इस कोर्स का वो ये होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो नॉलेज के साथ साथ नेसेसरी स्किल्स भी रखे जो उनकी मार्केट नीड्स को फुलफिल कर सके और इंडस्ट्री नीड्स को फुलफिल कर सके, राइट? इट मींस स्टूडेंट्स के पास इतनी नॉलेज और स्किल्स हो कि वो मार्केट के स्टैंडर्ड्स को मीट कर सके. तो इससे क्या होगा कि वो जो पर्सन होगा, जो स्टूडेंट होगा, वो कंपैशनेट होगा कि कैसे पेशेंट्स को केयर प्रोवाइड करनी है हॉस्पिटल के अंदर, क्या क्या उसकी जॉब रोल्स हैं, कैसे उसे पेशेंट्स के साथ ट्रीट करना है, कैसे उनको एक अप्रोप्रिएट केयर प्रोवाइड करनी है, चाहे बच्चे को प्रोवाइड करनी हो, चाहे अडल्ट्स को करनी हो, चाहे ओल्ड एज पीपल्स को करनी हो, राइट? सो बेसिकली तो जो गोल है पेशेंट केयर मैनेजमेंट का वो ये है कि स्टूडेंट्स को इतना स्किल्ड और इतना नॉलेजेबल बनाना कि वो एल्डर पेशेंट्स को, इन्फेंट्स पेशेंट्स को, चिल्ड्रंस को प्रॉपर जो केयर है वो प्रोवाइड कर सके, राइट? अब हम बात करते हैं कोर्स के ओवरव्यू में कि आप बेसिकली इस कोर्स में क्या क्या पढ़ेंगे, किन किन टॉपिक्स के बारे में आपको इसमें पढ़ाया जाएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे जिनके थ्रू आप वो स्किल्स और वो नॉलेज एक्वायर कर पाएंगे जो कि आप किसी पेशेंट को प्रॉपर केयर कर सके, ठीक है? या वो नीड्स, वो स्किल्स जो किसी को एक प्रॉपर केयर देने में आपके काम आएंगी, उनसे रिलेटेड आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स इस डिग्री कोर्स में कवर करेंगे. सो हम स्टार्ट करते हैं. आप इसमें नॉर्मल फिजियोलॉजी और अनाटॉमी के बारे में जानेंगे कि ह्यूमन बॉडी जो होती है उसकी क्या अनाटॉमी है, ठीक है? क्या क्या ऑर्गन्स उसके अंदर प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट है तो उनकी क्या शेप है, राइट? तो जब हम किसी बॉडी के ऑर्गन की शेप, लोकेशन के बारे में बात करते हैं तो वो अनाटॉमी कहलाती है. वहीं जब हम उस पर्टिकुलर ऑर्गन के फंक्शंस के बारे में जानते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं कि वो हमारी बॉडी में कैसे, किस रोल को परफॉर्म कर रहा है, उसको फिजियोलॉजी कहते हैं. तो बेसिकली इस कोर्स में आप जो नॉलेज एक्वायर करेंगे वो ह्यूमन बॉडी की करेंगे कि ह्यूमन बॉडी में कितने ऑर्गन्स हैं, कितने ऑर्गन सिस्टम हैं, क्या वो ह्यूमन बॉडी में फंक्शन कर पा रहे हैं, ठीक है? कितने फंक्शंस वो हमारी बॉडी में परफॉर्म करते हैं, जिससे कि आपको ह्यूमन बॉडी का एक आइडिया मिलेगा, राइट? इसमें आप एडमिशन एंड डिस्चार्ज प्रोसेस के बारे में भी जानेंगे कि अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तो कैसे उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, क्या फॉर्मेलिटीज होती हैं जो उस पेशेंट को फुलफिल करनी होती है, कैसे एडमिशन फॉर्म फिल किया जाता है, राइट? क्या क्या और फॉर्मेलिटीज हैं जो एट द टाइम ऑफ एडमिशन पेशेंट के रिलेटिव्स को, पेशेंट के फैमिली मेंबर्स को कंप्लीट करके देनी होती है. इसी तरह से जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है हॉस्पिटल से,
राइट। जब वो हॉस्पिटल से रिलीफ होता है तो क्या क्या ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या क्या ऐसे फॉर्म्स हैं, क्या क्या ऐसा टेक्निक है, क्या क्या ऐसे स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, कौन कौन से फॉर्म पेशेंट से फिल कराने हैं, क्या डिस्चार्ज फॉर्म होता है, कैसे पेशेंट से वो फिल कराना है, ये सारी चीजें आप इसमें सीखेंगे, राइट। एडमिशन से लेके डिस्चार्ज प्रोसेस तक आप पेशेंट्स को कैसे टैकल कर सकते हैं, कैसे उनकी बातों को समझ सकते हैं, कैसे उनका ध्यान रख सकते हैं, उनको केयर दे सकते हैं, ये भी आप इस प्रोग्राम में पढ़ेंगे। मेंटेन करना उनको, पेशेंट्स को उनकी ग्रूमिंग करना, पर्सनल हाइजीन प्रोवाइड करना, ठीक है, साफ सफाई का ध्यान रखना, क्लीनिनेस बनाए रखना, ये सारी चीजें भी आप इस प्रोग्राम में कवर करेंगे। पेशेंट्स के साथ डील करना भी आप इसमें सीखेंगे कि अगर कोई केस है, डिफिकल्ट केस है जिसमें कोई सर्जरी की रिक्वायरमेंट है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, कोई मेडिकल सिचुएशन है, तो कैसे आपको पेशेंट की केयर करनी है, कैसे पेशेंट्स के साथ डील करना है, एंड क्या क्या प्रोटोकॉल्स उस टाइम आपको फॉलो करने हैं जिससे पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो, उसकी हेल्थ पे भी कोई इफेक्ट ना आए, राइट। एंड उससे वो सारी फॉर्मेलिटीज भी करानी है जो जरूरत है, जो आपको अपने रिकॉर्ड्स में रखनी है। तो बेसिकली here you will learn that how to deal with the patients so that you can provide proper and accurate care to the patient, right, which is required in the medical situation, surgical situation, and as well as in the emergency situations. And you will also learn about the universal safety procedures, right। safety procedures के बारे में भी आप इस कोर्स में जानेंगे कि क्या safety procedures होते हैं। as I told you that इसमें आपको patients के साथ work करना है, right। तो patient is that person which having any disease, patient वो person होता है जिसको कोई disease है या disease के symptoms है, right। तो आपको सेफ्टी प्रोसीजर्स भी फॉलो करने हैं जिससे ना तो आप उस इंफेक्शन को एक्वायर करें, ना आपसे कोई इंफेक्शन किसी को हो जाए, राइट, ना हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट आपको बीमार कर दे। तो इसीलिए आपको सेफ्टी प्रोसीजर्स की नॉलेज भी लेनी होती है। तो आप वो सेफ्टी प्रोसीजर्स भी इसमें पढ़ेंगे, राइट। क्या होती हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, कैसे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को पहना जाता है, कैसे उनको डॉन ऑफ किया जाता है, कैसे उनको उतारा जाता है, राइट। क्योंकि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स आर दोज इक्विपमेंट्स which protects you against the harmful chemicals, agents, etc. जो भी आपका हॉस्पिटल में हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डायरेक्ट आपको कांटेक्ट में ना आए, आपके और एनवायरनमेंट के बीच में एक बैरियर हो, इसीलिए डिजाइन किया गया है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को, राइट। जिसमें आपके फेस मास्क आता है, शील्ड आती है, आपके आई गॉगल्स आते हैं, हेड कैप आता है, शू कवर आता है, एप्रन आता है, राइट। ये सारी चीजें आपके पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स में आती हैं जो आपको प्रोटेक्ट करती हैं एनवायरनमेंट से और आपको प्रिवेंट करती हैं एक्वायर करने से कोई भी इंफेक्शन, ठीक है। अब इनका एक प्रॉपर रूल भी होता है कि कैसे आपको पीपीई को वियर करना है, राइट। प्रॉपर टेक्निक होती है, वियर करने के बाद आपको किन बातों का ध्यान रखना है, और फिर जब आपका वर्क कंप्लीट हो जाता है तो कैसे आपको पीपीई को रिमूव करना है। क्यों रिमूव करना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैंने आपको बताया कि पीपीई इज समथिंग व्हाट, it is a something that protects you from the outside environment, that is the contaminated environment। जो contaminated environment है उससे आपको प्रोटेक्ट कर रही है आपकी पीपीई, राइट। तो आप ये सोच सकते हैं जब आपका वर्क कंप्लीट हो गया, आपने पेशेंट को प्रॉपर केयर दे ली, तो अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे वो आपकी पीपीई पे है, राइट। तो आपको पीपीई को इस तरह से रिमूव करना है कि वो आपको कोई इंफेक्शन ना दे दे, राइट। तो इस तरह से आपको स्टेप्स को भी फॉलो करना है जो कि नेसेसरी है पीपीई को डॉन ऑफ करते टाइम फॉलो करना, राइट। एंड आप इसमें बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे कि हॉस्पिटल है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, तो इसमें वेस्ट भी जनरेट होगा,
राइट। अब उस वेस्ट को कैसे आपको मैनेज करना है, कौन सा वेस्ट आपको किस डस्टबिन में डालना है, इसकी नॉलेज होना भी आपके लिए बहुत जरूरी है, राइट। क्योंकि आपके अलावा भी और हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो हॉस्पिटल्स में, लैब्स में, नर्सिंग होम में काम करेंगे आपके साथ, राइट। तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को फॉलो करके आप ये इंश्योर करते हैं कि आप इन्फेक्शन को स्प्रेड होने में रोक रहे हैं, इन्फेक्शन को स्प्रेड नहीं होने दे रहे हैं, ठीक है। प्रॉपर एक टेक्निक को फॉलो करके, कि उन रूल्स को फॉलो करके जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिए हैं कि आपको ये प्रॉपर वेस्ट इस प्रॉपर डस्टबिन में ही डालना है, जिससे आप खुद को भी प्रोटेक्ट करते हैं और उन हेल्थ केयर वर्कर्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं जो आपके आसपास सेफ्टी और क्लीनिनेस और हाइजीन को प्रमोट कर रहे होते हैं, ऑलराइट। एंड in this course you will also read about the monitoring and recording of vital signs, right, that how to monitor the patients को कैसे मॉनिटर करना है, कैसे रिकॉर्ड करने हैं वाइटल साइंस, ठीक है। अगर कोई क्रिटिकल केस है, कोई पेशेंट है, उसको कोई केयर कर रहे हैं आप, तो आप उसको कैसे मॉनिटर करेंगे, उसके जो वाइटल साइंस हैं जिसमें आपका टेम्परेचर आता है, बीपी आता है, पल्स रेट आता है, हाइट आता है, वेट आता है, इन वाइटल साइंस को कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे इनकी इंटरप्रिटेशन करनी है, कैसे इनको नोट डाउन करना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है जब आप वाइटल साइंस को रिकॉर्ड कर रहे हो, ये सारी चीजें भी आप इसमें सीखेंगे। इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स में कैसे असिस्ट करना है, जब कोई इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर चल रहा हो तो आप कैसे असिस्ट कर सकते हैं, राइट। So this will also you will learn, and you will also learn that what are the routes of administration, how you will identify the various medicine. So these questions will also answers in this course only, that क्या एडमिनिस्ट्रेशन रूट होता है किसी भी मेडिसिन का, किस किस रूट के थ्रू आप पेशेंट के अंदर वो पर्टिकुलर मेडिसिन को एडमिनिस्टर कर सकते हो, ओरल रूट, वेनस रूट, राइट। एंड और रूट्स, जो भी आपके रूट्स हैं आप इसमें सीखेंगे, ठीक है। इसमें पढ़ेंगे और भी रूट्स के बारे में कि आप किसी पेशेंट को अगर कोई मेडिसिन दे रहे हैं तो किन किन रूट्स के थ्रू आप उसको दे सकते हैं, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर एंड सो ऑन। एंड बहुत सारी मेडिसिन के बारे में आप इसमें जानेंगे, राइट। मॉनिटरिंग कैसे करनी है पेशेंट की, ये भी आप इसमें जानेंगे, कैसे ब्रीफ करना है किसी को उस सिचुएशन के बारे में, और अल्टीमेटली आपको उस पेशेंट्स के साइंस रिकॉर्ड करने के बाद उनको कैसे रिपोर्ट करना है, क्योंकि रिपोर्टिंग भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। मॉनिटरिंग के साथ साथ आपने ब्रीफिंग भी कर दिया, ब्रीफिंग के बाद आपको रिपोर्टिंग कैसे करनी है, दिस विल यू ऑल्सो लर्न इन द सब्जेक्ट, राइट। एंड बेसिक नर्सिंग प्रोसीजर्स, जो बेसिक नर्सिंग प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है। बेड साइड असिस्टेंस कैसे देनी है, बेड कैसे बनाने हैं, कितने टाइप्स के बेड होते हैं, कैसे पर्सनल केयर प्रोवाइड करनी है पेशेंट्स को, कैसे टेम्परेचर को मेजर करना है, कैसे ब्लड प्रेशर को मेजर करना है, कैसे बाथिंग देनी है पेशेंट को, ये सारी चीजें भी आप इसमें सीखेंगे। बेसिक नर्सिंग प्रोसीजर्स जो भी आपके होते हैं उन सब का आइडिया आपको इस कोर्स में हो जाएगा, विद द स्किल्स ऑल्सो। एंड सर्जिकल इक्विपमेंट्स को आइडेंटिफाई करना, उनको हैंडल करना, उनका यूज, ये सारी चीजें भी आपको सिखाई जाती हैं कि क्या क्या मेडिकल सर्जिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, आप उनको कैसे पहचान सकते हैं कि ये कौन सा इक्विपमेंट है और ये कब यूज किया जाता है, उसको कैसे हैंडल किया जाता है। तो इक्विपमेंट नॉलेज विल ऑल्सो प्रोवाइड यू, राइट। दिस विल ऑल्सो हेल्प्स इन टू improve your skills and knowledge also, right? And you will also learn effective communication skills, because as I told you that you have to deal with the patients, आपको पेशेंट्स के साथ डील करना है। सो सबसे पहला स्टेप जो होता है पेशेंट्स के साथ डील करने के लिए, कम्युनिकेशन, आपको पेशेंट्स के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो व्हाट आर द इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होनी चाहिए आपके अंदर, क्या इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, कैसे पेशेंट्स से एड्रेस करना है, किन चीजों का ध्यान रखना है, ये सारी कम्युनिकेशन स्किल्स भी आप सीखेंगे, ठीक है। पेशेंट का ट्रांसपोर्टेशन भी, कैसे पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह, कैसे शिफ्ट करना है, कैसे हैंडल करना है,
और कैसे उसको एम्बुलेंस तक लेके जाना है, एम्बुलेशन करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ क्रिटिकल केसेस ऐसे होते हैं कि हमें पेशेंट्स ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हमारी जरा सी एरर से, ट्रांसपोर्टेशन एरर से पेशेंट को एक बड़ा लॉस हो सकता है। तो क्या टेक्निक्स होती है जब हम किसी पेशेंट को ट्रांसफर करते हैं स्ट्रेचर से बेड में या फिर बेड से स्ट्रेचर पे, तो किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, किन स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है जिससे पेशेंट को कोई हार्म ना हो। तो ये सारे ट्रांसपोर्टिंग स्किल्स जो है वो भी आपको सिखाई जाएंगी, इसकी नॉलेज भी आपको प्रोवाइड कराई जाती है। स्टोर कीपिंग, राइट, स्टोर कीपिंग, the idea about the storekeeping you also get in this bachelor's of vocational in patient care management. So students, as I told you that these are the subjects that you will be going to read in the कोर्स, इन दिस कोर्स, राइट। इस कोर्स में आप इन सारी चीजों के बारे में नॉलेज को गेन करेंगे कि ह्यूमन बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी और अनाटॉमी, एडमिशन डिस्चार्ज प्रोसेस, पेशेंट की पर्सनल केयर के बारे में, कैसे आप मेंटेन कर सकते हैं ग्रूमिंग पेशेंट्स की, कैसे आप बेड में किए जाते हैं, स्पेशल बेड्स क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, सर्जिकल इक्विपमेंट्स कौन से होते हैं, कैसे उनको यूज किया जाता है, कैसे उनको हैंडल किया जाता है, कौन कौन से रूट्स होते हैं मेडिसिन को एडमिनिस्टर करने के, कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं वाइटल साइंस, कैसे उनकी रिपोर्टिंग की जाती है, कैसे उनकी मॉनिटरिंग की जाती है, सेफ्टी यूनिवर्सल प्रोसीजर्स क्या होते हैं, पीपीई क्या होती है, कैसे पीपीई को वियर किया जाता है, कैसे पीपीई को डोन ऑफ किया जाता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती हैं, और स्टोर कीपिंग कैसे की जाती है। और ऑल्सो आप इसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट सीखेंगे जो आपको एथिक्स सिखाएंगे, एथिक्स के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे कि एथिक्स क्या होते हैं, क्यों जरूरी है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में एथिक्स को फॉलो करना, कॉन्सेंट क्या होती है, किसी पेशेंट की मर्जी से किसी प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। और एज यू नो दैट इन टूडेज वर्ल्ड एवरीथिंग इज कंप्यूटराइज, सब कुछ कंप्यूटराइज है, रिकॉर्ड्स भी रखना कंप्यूटराइज हो चुका है, वाइटल साइंस को रिकॉर्ड करते टाइम भी आपको कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ती है, तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे कंप्यूटर के बारे में, राइट। तो ये सारे आपका कोर्स ओवरव्यू है कि आप किन किन चीजों के बारे में इस कोर्स में सीखेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं आफ्टर बी वॉक इन पेशेंट केयर मैनेजमेंट यू विल बी एबल टू, आप पेशेंट केयर मैनेजमेंट करने के बाद क्या क्या कर पाएंगे, right? So in this slide we will discuss that after BVPCM what you will be able to do, आप क्या क्या टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं BVPCM करने के बाद, right? So in previous slide I told you about the course overview कि आप क्या क्या सीखेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि उस सीखे हुए को आप कैसे यूज कर सकते हैं, क्या क्या आप कर पाएंगे, right? So students, after completing the degree program, you will be able to complete the necessary forms, right, like checklist, and you will be able to handle the procedures for admissioning and the discharge also. आप complete form को fill कर पाएंगे, admission forms को, discharge form को, that will be a great or important responsibility, right, to administer the patient into the hospital and to discharge the patient. All right, and you will be able to provide the assured care to each and every individual patient, no matters whether it is the infant, adult or elder, कोई भी पेशेंट होगा आप उसको एश्योर कर पाएंगे कि आपने उसको प्रॉपर केयर प्रोवाइड करी है, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो आपका पेशेंट है वो एक यंग है या फिर कोई छोटा बच्चा है या फिर कोई एल्डर पेशेंट है, कोई बड़ा बुजुर्ग है, राइट, आप सबको इक्वल केयर और एक प्रॉपर केयर प्रोवाइड करने में एबल होंगे। आपके पास ये एबिलिटी होगी कि आप सेफली और इफेक्टिवली अपने सेल्फ केयर प्रोसीजर्स को कैरी कर पाए, ठीक है। आप जान पाए कि क्या आपकी सेल्फ केयर होनी चाहिए, क्यों जरूरी है सेल्फ केयर करना हॉस्पिटल के अंदर, क्या प्रोसीजर्स होते हैं सेल्फ केयर करने के लिए, क्या नीड होती है, ये सारी चीजें आप कर पाएंगे। इफेक्टिवली आप
कम्युनिकेट कर पाएंगे पेशेंट्स के साथ, उनकी बातों को समझ पाएंगे, आपके पास इतना कैपेसिटी होगी कि आप इजीली अपने आइडियाज को पेशेंट्स के साथ एक्सचेंज कर पाए एंड दे विल आल्सो फील कंफर्टेबल इन कन्वर्सेशन विद यू आल्सो, राइट। एंड आप इंप्लीमेंट कर पाएंगे ऐसी स्ट्रैटेजीज को बिल्डअप कर पाएंगे जिससे कि आप इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से रोक पाए, राइट। क्योंकि आपके पास सारे यूनिवर्सल सेफ्टी प्रिकॉशंस होंगे, आपको पता होगा किस तरह से प्रिकॉशंस को फॉलो करना है। जब आपको ये सारी टेक्निक्स पता होंगी तो आप इंप्लीमेंट भी कर पाएंगे उनको और बिल्डअप भी कर पाएंगे ऐसी स्ट्रैटेजीज जिससे कि इन्फेक्शन को फैलने से रोका जा सके। आपके पास इतनी नॉलेज होगी कि जब इमरजेंसी केस होंगे, सर्जिकल केस होंगे, तो आप पूरी नॉलेज यूज करके, अपनी स्किल यूज करके उन इमरजेंसी केसेस को हैंडल कर पाए, उन इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स को अडहेयर कर पाए उन इमरजेंसी सिचुएशंस में भी, राइट। रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आपके ऊपर कि आपको हर सिचुएशन में एक ऐसा एक्ट करना है जो आपको शो करे कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं। और ये सारी टेक्निक्स आपको इससे क्लियर हो जाती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है जिसकी वजह से आप अपनी सारी प्रोफेशनल ड्यूटीज को प्रॉपर कंप्लीट कर पाते हैं। देन द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई एंड हाउ, क्यों करनी है और कैसे कर पाएंगे। क्योंकि आपके पास स्किल नॉलेज होगी, थ्योरेटिकल नॉलेज होगी, प्रैक्टिकल नॉलेज होगी, यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट, आप ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे क्योंकि आपके पास आइडिया है कि आपको कैसे अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज को परफॉर्म करना है, राइट। एंड आप जब प्रोफेशनल होंगे, आपकी जो वर्क में होगा प्रोफेशनलिज्म, तो आप एक्यूरेट होंगे अपने वर्क में, तो आपकी जो केयर है जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट को एज अ पेशेंट केयर मैनेजर, वो भी एक्यूरेट होगी और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी, right? And you will be the helping hand to those patients who are bedridden or who are on the bed. जो पेशेंट्स बेड पे हैं उनके हेल्पिंग हैंड की तरह आप दिखेंगे, राइट। उनके हेल्पिंग हैंड होंगे आप उनको हर तरह से केयर प्रोवाइड करने के लिए कैपेबल होंगे। And you also able to provide the proper care that how to bath the patient, how to transport the patient from bed to stretcher, how to use the proper knowledge to help them, right? What are the things that you avoid so that you will not do any harm to the patient, and what are the factors which are responsible to produce any harm, so you are able to avoid them, राइट। सो ये सारी स्ट्रैटेजीज आपके माइंड में होंगी कि किन किन चीजों को फॉलो करना है, किन चीजों को बिल्कुल नहीं करना है, जिससे आप किसी भी तरीके का हार्म अवॉइड कर सके पेशेंट्स पे, राइट। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या आपकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वो आपको अडहेयर करनी ही करनी है। तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द केयरिंग ऑफ सिक पेशेंट्स, राइट। सिक पेशेंट्स का केयर करना, फर्स्ट हमें आइडेंटिफाई करना है हु आर द सिक, राइट। सिक कौन है, कैसे हम उसकी केयर कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम एबनॉर्मेलिटीज को चेक करें पेशेंट में, उसके वाइटल साइंस को रिकॉर्ड करें, अगर कोई एबनॉर्मेलिटी है तो उसे रिपोर्ट करें, उसको ब्रीफ करें, राइट। तो एबनॉर्मेलिटीज के लिए भी चेक करना, उनको आइडेंटिफाई करना, उनको ब्रीफ करना और उनको रिपोर्ट करना। दिस इज ऑल्सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यूज बोथ फंडामेंटल एंड सोफिस्टिकेटेड लाइफ सपोर्ट टेक्निक्स। जो लाइफ सपोर्ट टेक्निक्स होती हैं उनको कैसे यूज करना है और किन सिचुएशंस में यूज करना है किसी भी पेशेंट के लिए। एंड विल ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल एंड दिस इज ऑल्सो योर रोल टू लर्न to how to operate and maintain machines and tools that are essential to the practice of medicine, right? जो टेक्निक्स हैं, जो टूल्स हैं जो आपके यूज में आना है, वो मशीन्स जो आपके यूज में आनी है। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड करना है तो कैसे उस मशीन को मेंटेन करना है, कैसे उस मशीन को यूज करना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, कब वो मशीन गलत रीडिंग दे सकती है, राइट। मशीन करेक्ट
रीडिंग दे रही है या नहीं, कैसे उस चीज को चेक करना है। तो ये सारी चीजें उनको ऑपरेट करना, उनको मेंटेन करना, जो आपकी मशीन्स के लिए जरूरी है, आपके टूल्स के लिए जरूरी है, ठीक है, ये सारी चीजें करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इमरजेंसी सिचुएशंस में आप कहूं तो मेडिकल इमरजेंसी सिचुएशंस में किसी पेशेंट की लाइफ को सेव करना, जब एक्सट्रीम सिचुएशन हो, ये भी आपकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड ऑल्सो विल लर्न दैट हाउ टू अप्लाई योर थ्योरेटिकल नॉलेज, राइट, by watching the videos और by reading the books। जैसे बुक्स पढ़ के, वीडियोस को वॉच करके आप अप्लाई कर पाएंगे अपनी थियोरिटिकल नॉलेज को। आप अपने माइंड में एक इमेज क्रिएट कर पाएंगे कि कैसे आपको प्रैक्टिकल इंप्रूव करना है, कैसे आपको चीजों पे ध्यान देना है, कौन कौन सी चीजें जो है वो आपके लिए ज्यादा यूज में आएंगी, राइट। एंड ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप प्रॉपर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को फॉलो करें, प्रॉपर सेफ्टी यूनिवर्सल प्रिकॉशंस को फॉलो करें, जिससे आप खुद को भी प्रिवेंट कर पाए इन्फेक्शन से और दूसरे लोगों को भी इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सके, राइट। सर्जिकल प्रोसीजर्स को कैसे एनालाइज करना है, सर्जिकल प्रोसीजर्स में कैसे असिस्ट करना है, ये सारी चीजें करना आपका रोल है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, राइट। अगर आप किसी सर्जिकल प्रोसीजर में असिस्ट कर रहे हैं तो वहां पर आपके क्या क्या रोल है और उन रोल्स को फुलफिल करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो दीज आर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो इन दिस स्लाइड we will discuss the most important thing, that what are the job opportunities available after BVOC in patient care management, or what are the positions that are available for you in the industry to work as a, right. So the job opportunities which are available after BVOC in patient care management degree program are as follows. You are able to work in a hospital or a nursing home as a patient care assistant, and you will also able to work as a front desk manager, floor supervisor, inventory manager, patient care manager, patient care coordinator, patient assurance officer. So these are the positions or these are the vacant seats on which you can apply after your degree program, right. So आप हॉस्पिटल्स में भी काम कर सकते हैं, नर्सिंग होम्स में भी काम कर सकते हैं, पेशेंट केयर कोऑर्डिनेटर की तरह पोस्ट पे काम कर सकते हैं, फ्रंट डेस्क मैनेजर्स की तरह काम कर सकते हैं, इन्वेंटरी मैनेजर्स की तरह काम कर सकते हैं। सो दीज आर द पोजीशंस दैट आर अवेलेबल। ऑलराइट, सो लेट्स समराइज व्हाट वी हैव लर्न टुडे। सो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको बताया कि बेसिकली बीवॉक इन पेशेंट केयर मैनेजमेंट होता क्या है, राइट, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे कि कोर्स को करने के, क्या लर्न करते हैं हम इस कोर्स में, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती है, जिसमें हमने देखा कि इस कोर्स में स्टूडेंट को प्रैक्टिकल एज वेल एज थियोरेटिकल नॉलेज भी प्रोवाइड कराई जाती है, जिससे कि वो एक प्रॉपर हॉस्पिटल और हेल्थ केयर इंडस्ट्री में अपने आप को स्टैब्लिश कर सके, प्रॉपर केयर प्रोवाइड कर सके, राइट। पेशेंट्स चाहे हॉस्पिटल के अंदर हो, एडमिशन प्रोसीजर्स को फॉलो कर सके, डिस्चार्ज प्रोसीजर्स को फॉलो कर सके, एक वाइड केयर प्रोवाइड कर सके चिल्ड्रन से लेके ओल्ड एज पेशेंट्स को, राइट। इसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे ये मैंने आज आपको बताया कि आपकी कौन कौन से बेसिक टॉपिक्स हैं, बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जो आप इस कोर्स में कवर करते हैं। इन कोर्स सब्जेक्ट्स को कवर करने के बाद ये आपके लिए किस तरह से यूज में आते हैं, ये मैंने आपको बताया कि क्या स्कोप है इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को पढ़ने का, राइट। एंड क्या क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं आपकी एज अ पेशेंट केयर मैनेजर, क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी होती है जो कि आपकी रोल्स भी हैं और आपको उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ फुलफिल भी करना है। देन हमने डिस्कस किया कि व्हाट आर द जॉब अपॉर्चुनिटीज दैट आर अवेलेबल इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री फॉर यू। आई होप this is clear to you students, and also I'm sharing a small video clip for you, just see, and all the best students, thank you so much. My shift starts at 7 a.m. and it's 12 and a half hours, and it flies by, to be honest. There's always so much going on, you never know what's going to come through the doors.
My daily work as a healthcare support worker is first, you have to get the handed over for the night staff. And then after that, we have to prepare a tray for each and every patient in each and every ward. When we come in the morning, first thing first, we check the whole theater, the anesthetic machine, our operating tables. Every single day, you check, make sure that everyone within theater area is safe. We check a lot of children's observations on a shift. I like to build rapport as soon as I meet the child. Then they instantly like you, which is great. When I come to my shift, I'm so happy to see again all the patients in patient ward. I'm always thinking about the patients because the patient is there because they are unwell. So I'm going there to give the support for them. It's scary when you come in the morning for surgery. That's one thing I love about my job is I can sit with them, I can talk with them, just by telling them that everyone here is for you makes a huge difference for them. Especially if a child is in distress and the parents are really anxious, it can be one of the worst days of their life. So I feel privileged to be alongside them. The hospital is a nice environment for me. We have a great team in Heart Reward. If I need somebody to help, we are helping each other, When I came in, no theater background, I got no experience. So it was scary, but the team was there. They supported me all the way through. This is my place. This is what I love to do. I feel privileged working with children. And some, their reality is they're in hospital day in, day out. So if I can go in and just make their day a little bit nicer, then that's what makes me proud. I'm very proud that I'm a healthcare support worker. At the end of the day, of course, I feel tired, but I'm so happy for what I did, and after that, I'm fine. I love it. I love this job. I love everything about the role I do. Everything, coming in, helping someone, going home to my daughter where she asks me every single day, what did you do today, mommy? How many cases did you do? How many emergencies? So I just love what I do and I take it home to my daughter.